नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर। दोस्तों, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं गृह विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर प्रीति बोरा। मैम, बहुत स्वागत है आपका। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डाइटरी गाइडलाइन पर। ये गाइडलाइन कब बनी, क्या इसमें दिया गया है, इस पर बहुत विस्तार से एक पूरी श्रृंखला हम लेकर आए हैं। तो आज उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं और इनके अदर एपिसोड्स पे जो 17 गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस के जो पॉइंट्स हैं, उन पर हम आगे बात करेंगे। तो प्रीति मैम, ये मुझे लगता है बहुत सुंदर गाइडलाइन होगी। इसको आप जिस तरह से समझा पाएंगे हमें, क्योंकि फूड हैबिट्स जिस तरह से बदल रही हैं, हमारे लिए इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मुझे लगता है जी। तो आप बता दें कि ये गाइडलाइन किसके द्वारा बनाई गई है, ये कब बनी, कब रिवाइज हुई और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। जी, सबसे पहले सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसे कि सुनीता मैम ने बता ही दिया कि मैं आज कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किस चीज़ को लेने से क्या न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं, ये उत्सुकता सभी में मैं देखती हूँ कि है। अब लोगों को इतनी जागरूकता है, पर क्या गाइडलाइंस जो खाद्य संबंधी है वो हमारे लिए बनाई गई हैं, भारतीयों के लिए बनाई गई हैं, उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि वो जो गाइडलाइंस हैं वो एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें बनाने के लिए। तो वो सारे भारतीयों के लिए एक गाइडलाइंस हैं जो जानना हम सबको बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं बता दूं कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनके जॉइंट एक एक्सपर्ट कमेटी है जो इसको गवर्न करती है, जो ये गाइडलाइंस बनाती है। और ये गाइडलाइंस सर्वप्रथम 1998 में बनाई गई थी भारतीयों के लिए, इसी नाम से डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस। और फिर ये समय समय पर रिवाइज़ होती रही और अभी रिसेंटली ये 2024 में रिवाइज़ हुई हैं। और ये एक 149 पेजेस का PDF कॉपी है जो इंटरनेट पे फ्री टू डाउनलोड है। आप इसे www.nin.res.in पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको डाउनलोड करेंगे और करनी चाहिए। या आप इसको देखें, इसको डाउनलोड करके पढ़ें और यह जानें कि किस तरह की गाइडलाइंस हमारे लिए बनाई गई हैं, क्या हमें खाना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन सी एज ग्रुप में या कौन सी जीवन की जो अवस्थाएं हैं उसमें किस प्रकार का भोजन लेने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि जैसे आप जानते हैं आजकल जीवन शैली कितनी बदल गई है, लोगों के खान पान के तरीके बदल गए हैं। जो मुझे लगता है हम अपने बचपन में जिस तरह का खाना खाते थे, जिस तरह की एक्टिविटीज़ थी, आजकल के आप बच्चे देखिए या आजकल के युवा भी देखिए या कार्य करने वाले जो हम जैसे लोग हैं, ऑफिसों में कार्य करते हैं, उनके खान पान की शैली, उनका जीवन जो शैली है वो सब बदल गई हैं, काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो ऑब्वियसली हमारे खान पान में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो किस तरह के खाने पीने की चीज़ों को मॉडिफाई करके हम अच्छा न्यूट्रिशन ले सकते हैं, ये उसके बारे में जी मैम। जैसे मुझे लगता है कि जो हम परंपरागत जो हमारा ज्ञान था, उसमें गाइडलाइंस वही होते थे, हमारे जो एंसेस्टर थे जी वो गाइडलाइन हमें अच्छा, मौखिक वो गाइडलाइंस गलत भी नहीं होती थी, काफ़ी अच्छी होती थी। उस समय का खाना काफ़ी प्योर होता था, ऑर्गेनिक होता था, होम मेड होता था। सबसे अच्छी बात है आज भी आप देखिए बनाने के बर्तन, हाँ, फोकस करा जाता है कि आप होम मेड खाना खाएं। होम मेड खाना हमेशा स्वास्थ्यकारी ही होता है। पर चूंकि समय इतना बदल गया है, आजकल की महिलाएं भी कामकाजी हो गई हैं, तो घर पर कम समय देने के कारण, किचन में कम समय होने के कारण काफ़ी चीज़ें आजकल प्रोसेस्ड हो गई हैं। उन चीज़ों को आप ना डेली जीवन में नकार नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम बिल्कुल हटा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अब हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। तो किस प्रकार से उन्हीं सारी चीज़ों में मॉडिफिकेशन करके या कुछ स्पेशल बातों को ध्यान में रखकर हम कैसे अपना पोषण स्तर सुधार सकते हैं, डाइटरी गाइडलाइन इन्हीं बारे में बात करती है। तो कुछ मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगी कि क्या गाइडलाइंस किस चीज़ पे फोकस करती है। सबसे पहले तो ये गाइडलाइन फोकस, जो अब ये गाइडलाइंस बनी है, ये फूड ग्रुप्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं रादर देन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इनटेक पे। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि गाइडलाइन हमें बताती, क्योंकि हर कोई न्यूट्रिशन का एक्सपर्ट नहीं है। हम जैसे मैं जानती हूँ कि कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट है, उसको लेने से मुझे क्या लाभ होगा। पर एक जनरल लेमैन या जनरल पॉपुलेशन को आपको बताना पड़ेगा कि ओके, ये वाले फूड ग्रुप से आप एक आइटम खा लीजिए, आपकी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो ICMR ने कुछ फूड ग्रुप्स बनाए हैं। अच्छा, ये फूड ग्रुप्स पहले 5 थे, अब ये फूड ग्रुप्स जो हैं वो बढ़ाकर ICMR ने 10 कर दिए हैं। 10 फूड ग्रुप्स, एक वाइड वैरायटी ऑफ फूड ग्रुप्स है, जो हैं पहला है पल्सेस, मतलब दालें, फिर है वेजिटेबल्स, सबसे पहला है सीरियल्स एंड मिलेट्स, मतलब जो भी अनाज और मोटा अनाज हम खाते हैं जिसको हम श्री अन्न कहते हैं। अच्छा देखिए, ICMR ने श्री अन्न को भी
अब अपने फूड ग्रुप्स में शामिल किया है। फिर पल्सेस हो गई आपकी, फिर वेजिटेबल्स हो गए, फिर आपके जो नट्स हैं, मेवे जिनको हम कहते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं जिन सीड्स में से ऑयल निकलता है, और फैट, जो भी हम फैट खा रहे हैं, मतलब खाने का तेल हो सकता है, घी, मक्खन, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये भी एक फूड ग्रुप है। हरी पत्तेदार सब्जियां। फिर है फ्रूट्स, फिर है डेयरी मतलब दूध और दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। फिर है रूट्स एंड ट्यूबर्स मतलब जो भी ऐसे सब्जियां या ऐसे जो भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हैं जो जड़ में उग रहे हैं, जमीन के नीचे उग रहे हैं, जैसे आलू हो गया, ठीक है, जैसे प्याज हो गया, तो जैसे शकरकंदी हो गई, ये सब चीज़ें रूट्स एंड ट्यूबर्स में आती हैं। फिर है फ्लैश फूड्स है मीट्स, जो भी है, फिश है आपका, चिकन है, पोल्ट्री है, जो भी है, फ्लैश फूड्स हैं। फिर है स्पाइसेस एंड हर्ब्स, ये एक बहुत ही नया चीज़ जो ICMR ने इंक्लूड किया है, स्पाइसेस एंड हर्ब्स को भी इंक्लूड किया है इसमें। ये सारे जो हर्ब्स, इंडियन हर्ब्स बेसिकली, आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे कितना ज़्यादा लोग कह रहे थे कि हल्दी खाओ ना, और वो ये सब अजवाइन जीरे का काढ़ा बनाओ, ये सब अच्छी हैं चीज़ें। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें अब फूड ग्रुप्स में भी बनाई है ICMR ने, कि आप स्पाइस एंड हर्ब्स में से भी एक चीज़ लीजिए। तो ICMR फोकस करता है कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ना लेके इन 10 फूड ग्रुप में से आप हर ग्रुप में से कुछ ना कुछ आइटम्स अपने डाइट में इंक्लूड करें, तो आपकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो एक आम आदमी के समझने के लिए बहुत ही आसान चीज़ है। बिल्कुल, क्या बात है। उसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों अप्रोच रखें, मतलब खाना क्वालिटी वाइज भी अच्छा होना चाहिए, पर ऐसा ना हो कि खाना क्वालिटी वाइज तो है पर खाना कम है, उससे भी वो भी एक प्रॉब्लम है। तो क्वांटिटी वाइज भी अच्छा होना चाहिए, तो मतलब भरपेट भोजन क्वालिटी वाला, ये एक अप्रोच होनी चाहिए। फिर है ICMR फोकस करता है ट्रेडिशनल हैबिट्स को बनाए रखते हुए कैसे हम अपना स्वास्थ्य स्तर ऊंचा रख सकते हैं। अभी हम आगे के एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे ICMR बताता है कि जो हमारी ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स हैं, जैसे पहले से होता था ना का, तो खमीर चढ़ा के भोजन करो, खमीर वाला भोजन अच्छा होता है, या अंकुरण करो खाने का, वो ज़्यादा अच्छा है, या जैसे दही जमाना, फर्मेंटेशन हो गया ना, जो भी होममेड पुरानी टेक्निक्स हैं उनको कैसे हम बनाए रखें और उससे हम अपना स्वास्थ्य स्तर में सुधार कर सकें। ज़रूरी नहीं है आप मॉडर्न टेक्निक्स का प्रयोग करें, जैसे एड्स आते हैं ना, एयर फ्रायर करिए, एयर फ्राइंग से पका भोजन अच्छा है, ऐसा नहीं है। आज तक भी तो लोग बिना एयर फ्रायर के खाना खाते थे ना, तो कैसे उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम अपना पोषण स्तर बेहतर रख सकते हैं। फिर है ICMR कहता है कि चूंकि कंट्री इतनी बड़ी है और डाइवर्स कल्चरल प्रैक्टिसेस है, कुलिनरी प्रैक्टिसेस है, जो खाना हम नॉर्थ में खा रहे हैं उसका बिल्कुल अलग खाना हम साउथ में देखते हैं, या ईस्ट में देखें वो लोग अलग तरह का खाना खाते हैं, और वेस्ट में देखिए आप अलग तरह का खाना खाते हैं ना, हर किसी की कुलिनरी हैबिट्स अलग हैं। तो ICMR की जो गाइडलाइंस हैं वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखती है, इसीलिए इतने सारे फूड ग्रुप्स बने हुए हैं कि हर किसी फूड ग्रुप से कोई ना कोई आइटम उस पर्टिकुलर रीजन में से आए। उसके बाद है ICMR एम्फेसाइज करता है जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ये बात पहले भी हो चुकी है इनकी गाइडलाइंस में, कि वल्नरेबल ग्रुप्स यानी संवेदनशील ग्रुप कौन से हैं, महिलाएं या गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माताएं, या छोटे बच्चे, 6 साल तक के बच्चे, या किशोरियाँ ना, ये वो ग्रुप है जिनको पोषण की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि एक स्टेजेस है लाइफ की जो हाई पोषण डिमांड पे होती है, हाई न्यूट्रिएंट डिमांड होता है, तो इस पे ज़्यादा फोकस हुआ है। दूसरा ICMR कहता है कि सिर्फ न्यूट्रिएंट ही नहीं, इसको पोषण स्तर को प्रभावित करने वाले और भी कई सारे कारक हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे फिजिकल एक्टिविटी। खाना तो आपने अच्छा खाया पर आप अपने सीट पे बैठे हुए हैं दिन भर, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो वो आपको अल्टीमेटली नुकसान करेगा ना। उसके बाद है हेल्थ केयर, कैसा है आपका हेल्थ केयर, अगर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है आपके आसपास, सेफ वाटर, पानी पीने का साफ़ सुथरा होना चाहिए, या नहाने धोने का भी पानी गंदा नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट सैनिटेशन कहता है कैसा है, फूड सेफ्टी, हाइजीन कैसा है, कैसे आप दिन मतलब डेली जो रूटीन है उसमें आप कितनी स्वच्छता का पालन करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में क्या क्या सुधार हो रहे हैं। जैसे आपने जनरली देखा होगा कि जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग होते हैं उसमें ना बहुत ज़्यादा हाइजीन एंड सैनिटेशन की अवेयरनेस भी नहीं होती ना, ये शायद शिक्षा से परिस्थितियां भी नहीं होती हैं, परिस्थितियां भी नहीं होती, पर कुछ चीज़ें ऐसी मैंने क्लोजली भी मॉनिटर किया है कि कुछ चीज़ें जो वो कर सकते हैं वो नहीं कर रहे होते, तो ये अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा है जो ये गाइडलाइंस हैं ये सारी जो हैं वो कंसिस्टेंट है उन गोल्स के लिए जो हमारे पॉलिसीज़ में बने होते हैं ना।
उनको भी ध्यान में रखती हैं। जैसे जो भी एग्रीकल्चर और हेल्थ से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बनाई है, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी जो भी फोकस कर रही है, ये गाइडलाइंस उनको ध्यान में रख के बनाई जाती है। नहीं तो सिंक नहीं होगा ना, पता लगा पॉलिसी कुछ और कह रही है, अब गाइडलाइंस कुछ और कह रही हैं, तो ये सब उनको ध्यान में रख के बनाई जाती है। तो अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आप उन गोल्स को भी सरकार जल्दी अचीव कर पाती है जो गोल सरकार ने बनाए हैं। तो ये यूनाइटेड नेशंस के जो गोल हैं, हाँ, जो हमारे एक तो पंचवर्षीय योजनाएं होती है ना, तो उसमें जो भी पॉलिसीज बनती हैं उसमें गोल सेट करे जाते हैं। ये आप ऐसे मान लीजिए जैसे ऑफिस में आपने काम किया, आपने कहा डेडलाइन की इस तारीख तक करना है, तो यू गेट अ मोटिवेशन एंड यू गेट अ डेडलाइन टू डू द वर्क इन टाइम ना। गोल सेट नहीं होंगे तो हम काम ही नहीं करेंगे। फिर तो पता लगा 2020 तक का ये 40 तक का किसी ने गोल सेट किया, काम नहीं हुआ, वो 50-60 भी होते रहा। तो टाइम फ्रेम होना भी ज़रूरी है। तो गोल सेट जो किए हैं वो इन्हीं गाइडलाइंस के मद्देनज़र जी होते हैं। तो मैम काफ़ी सारी जानकारी आपने दे दी। इसके हाँ, क्या 17 पॉइंट्स हैं? हाँ, 17 जो गाइडलाइंस है, फटाफट मैं एक जी, तो इनको हम दोस्तों 17 एपिसोड्स में अलग अलग एक गाइडलाइन पर विस्तार से बात करेंगे। मैम के पास खजाना है बातों का, है ना। तो मैम ये दरअसल कार्यक्रम हमारा हर तरह के ग्रुप इसको सुन रहे हैं, हर तरह के समुदाय सुन रहे हैं, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों मिक्सअप आप रखिएगा। और जी, मैं गाइडलाइंस तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगी, जो गाइडलाइंस आईसीएमआर की उस पर्टिकुलर पीडीएफ जो मैंने आपको बताया उसमें दी हुई है, मैं एक्सप्लेन करूंगी उसको उसमें। जी मैम, समय सीमा है, केवल आपके पास 4 मिनट बचे हैं। जी जी, क्योंकि हम विस्तार से इन पर बात करने ही वाले हैं, तो आप सरसरी बस बता दें। बस एक पहला गाइडलाइन है कि वैरायटी रखें अपने, हिंदी में बता देती हूँ, वैरायटी रखें एक बैलेंस डाइट के लिए। दूसरा है कि जो भी स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं हेल्थ केयर की, जैसे प्रेगनेंसी या लैक्टेशन, उसमें एक्स्ट्रा फूड मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने के बच्चे के लिए, 6 महीने तक बच्चे को दूध के अलावा, माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना है। और 6 महीने के बाद इंश्योर करना है कि उसको होममेड सेमी सॉलिड कॉम्प्लीमेंट्री फूड दें। ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक जारी रखनी चाहिए, और जहाँ पे डिमांड होती है वहाँ 2 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। कंडीशन बीइंग माँ का स्वास्थ्य उससे प्रभावित ना हो रहा हो, माँ का पोषण अच्छा हो। फिर है जो चिल्ड्रन और एडोलेसेंट के लिए बोथ इन मतलब नॉर्मली और सिकनेस के टाइम पे एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट डाइट होनी चाहिए। क्यों है? क्योंकि यही जो है चाइल्ड और एडोलेसेंट हमारे देश का भविष्य है। इन्हीं का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो फिर आगे जो भी हमने पॉलिसीज प्रोग्राम्स या हम कहते हैं ना विकसित भारत का एक हमने जो विजन जो देखा है वो तभी पूरा होगा जब हमारा ये जो बडिंग वाला मास है ना ये स्वस्थ होगा। उसके बाद प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स और लेग्यूम्स आपने अपनी डाइट में रखने, क्योंकि इनमें प्रोटीन अच्छा होता है और प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं इनको, विटामिन और मिनरल रिच होते हैं। फिर जो ऑयल्स और फैट्स हैं वो मॉडरेशन में खाने, और वैरायटी रखनी है। एक ही तरह का तेल नहीं खाना चाहिए, ये आपने वैसे भी सुना होगा कि तेल हमेशा एक तरह का नहीं खाना चाहिए, तेल बदल बदल के खाना चाहिए खाने का। और उसके अलावा नट्स और न्यूट्री सीरियल्स जो श्री अन्न है, मिलेट्स है हमारे, और लेग्यूम्स, उनको अपनी डाइट में रखना चाहिए। और ये हमारी डेली नीड्स ऑफ फैट और एसेंशियल फैटी एसिड्स जो होते हैं ना, हमारे आवश्यक वसीय अम्ल जो हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं वो पूरा करते हैं। उसके अलावा गुड क्वालिटी प्रोटीन अपनी डाइट में रखिए। और सप्लीमेंट्स जो प्रोटीन सप्लीमेंट खाते हैं ना जिम वाले डब्बे, उनको बिल्कुल अवॉइड करिए, वो बिल्कुल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। गुड क्वालिटी प्रोटीन लीजिए आहार में, उससे मसल मास बिल्ड करिए अपना, वो सबसे हेल्दी अप्रोच है। उसके बाद है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है टू प्रिवेंट ओबेसिटी, क्योंकि बात शुरू होती है हल्का सा वेट बढ़ने से और फिर बढ़ते बढ़ते ओवरवेट हो जाता है, ओवरवेट से ओबीस हो जाता है, ओबीस से वेरी ओबीस हो जाता है, और उसके बाद डिजीजेस शुरू हो जाती हैं। तो वहीं से आप उसको चेक रखिए अपनी लाइफस्टाइल से। उसके बाद है फिजिकली एक्टिव रखिए और हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज करिए। सॉल्ट का इंटेक बहुत ही रेस्ट्रिक्ट करना है, कोशिश करें कम से कम, जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ पे नहीं। टेबल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, खाने का नमक, क्योंकि सोडियम हमारे ऑब्वियसली ऑलरेडी आहार में इतना सारा होता है सोडियम, वो उसी से मिल जा रहा है, आपको एक्स्ट्रा ये सोडियम क्लोराइड डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमेशा खाना साफ़ सुथरा खाएं, हाइजीन सैनिटेशन किचन में भी मेंटेन करें और पर्सनली जब खा रहे हैं उस समय भी, और ये बच्चों को भी सिखाएं। खाने से पहले हाथ धोना, खाने के बाद हाथ धोना, अपनी जगह को क्लीन रखना, अपनी प्लेट्स को खाने के प्लेट को जगह पे रखना, ये हैबिट्स हैं जो बचपन से आती हैं बच्चों को। उसके बाद एप्रोप्रिएट प्री कुकिंग एंड कुकिंग मेथड्स, मतलब खाने से पहले और खाने के टाइम जो मेथड्स होते हैं ना वो एप्रोप्रिएट रखें, जैसे कि हरी सब्जियों को धोने के बाद ही काटना चाहिए,
काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उससे जो वो कट जाती है उसके बाद उनसे वाटर सॉल्युबल विटामिन मिनरल सब बह जाते हैं। ये उन सभी सब्जियों के साथ है जो कट के धुलती है ना, उनमें न्यूट्रिएंट लॉस होता है। या जिसका छिलका उतारने की जरूरत ना हो उसका छिलका ना उतारें, जो चीज़ छिलके के साथ खाई जा सकती है, क्योंकि छिलके और उसके जो अंदर का पार्ट होता है ना, उसके बीच की जो लेयर होती है उसमें काफ़ी सारे विटामिन मिनरल्स कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं। तो जब आप उसको निकाल देते हैं ना तो वो लॉस हो जाते हैं। तो जैसे अमरूद है या फिर सेब है या कोई भी ऐसी सब्जियां हैं जो छिलका निकाले बिना, मूली वगैरह आप खा सकते हो छिलके के साथ भी, हल्का सा उसको करके, ठीक है। उसके बाद वाटर इनटेक हमेशा एडिक्वेट रखना चाहिए, ये सभी कहते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए, हमारा डाइजेशन प्रॉपर होने के लिए, एक्सक्रीशन के प्रॉपर होने के लिए और हाइड्रेटेड रहने के लिए, स्किन हेल्थ के लिए वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। फिर हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट, जिसको HFSS कहते हैं न्यूट्रिएंट टर्म में, हाई फैट शुगर सॉल्ट, और प्रोसेस्ड फूड, इनका इनटेक नहीं या कम से कम, मतलब डब्बा बंद जितने प्रोडक्ट आपने देखे ना, कैंड फूड जो होते हैं वो सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और वो सोडियम रिच होते हैं वो प्रिजर्वेटिव्स। उसके बाद वैरायटी रखना ज़रूरी है, और न्यूट्रिएंट रिच फूड, कम मात्रा में न्यूट्रिएंट रिच फूड एल्डरलीज के लिए विद जिसका डाइजेशन प्रॉपर हो जाए। और लास्टली है फूड लेबलिंग्स की जानकारी। आपको याद होगा सुनीता जी, फूड लेबलिंग पे हमने बहुत ही शानदार मैम, बहुत ही सुंदर एपिसोड था तो वो बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, क्योंकि अब चूंकि ये मैंडेटरी कर दिया है FSSAI ने, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कि हर खाने के पैकेट में उसका लेबल होगा, उसमें न्यूट्रिएंट लिखा होगा, एलर्जी इन्फॉर्मेशन होगी कि खाने का कब पैक हुआ, कब एक्सपायर हो रहा है, सब चीज़ें दी होती हैं उसमें ना, मानक भी दिए होते हैं, ISI है, FSSAI बस है। हम ही नहीं देखते हैं, लेकिन अब नई जनरेशन देख रही है। देखना भी चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि उसी में सब कुछ लिखा होता है। तो ये एक हैबिट जो सब में होनी चाहिए, उसके लिए न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है। उससे क्या पता आप पढ़ के न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट हो जाएं, क्योंकि स्लोली ग्रेजुअली यू विल कम टू नो कि इसका एक बाइट या इसका एक पार्ट आपको कितना न्यूट्रिशन दे रहा है, वो एक्चुअल में कुछ नहीं दे रहा होगा। कई बार ऐसा होता है ना, लोग दावे करते हैं, कई, अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिक कोई फूड प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगी, पर कई सारे फूड है जो दावे करते हैं एड्स में कि इसमें इतना सारा वो है, पर एक्चुअल में उसमें सिर्फ फ्लेवर्स होते हैं, उसमें एक्चुअल वो प्रोडक्ट होता ही नहीं है, या इतना कम होता है कि उसका न्यूट्रिएंट कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होता। तो लेबल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ हैं गाइडलाइंस जो दी हुई है, हम इनके बारे में आगे बात भी करेंगे। क्या बात है मैम, हर गाइडलाइन इतनी जरूरी है, और अगर एक पर हम विस्तार से बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि हम अपने हल्द्वानी और हमारे उत्तराखंड के और जो भी देश दुनिया में हमें सुन रहे हैं उन लिसनर्स को हम बहुत इनरिच करने वाले हैं इस सीरीज के जरिए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी गाइडलाइंस को जरूर डाउनलोड करें और एक सरसरी निगाह से देखें कि क्या हमारे लिए बनाया जा रहा है, एक्चुअली ये जानकारी तो हो कम से कम। या तो गाइडलाइन देख लें या इन एपिसोड्स को देख लें। मुझे लग रहा है इसके बाद कुछ देखने सुनने की जरूरत नहीं है मैम, आप बहुत अच्छे से आप बता रही हैं, और काफी कम लोग होते हैं इस तरह से जो पूरा अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया मैम इस सुंदर एपिसोड के लिए, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों जल्दी ही इसके पहले एपिसोड में मिलते हैं। मैम क्या है पहला एपिसोड? पहला एपिसोड इसका है, हम बात करेंगे कि कैसे वैरायटी ऑफ फूड को अपनी डाइट में रखने से हम एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं। हम अलग अलग रीजन्स के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में कैसे लोग अपने क्षेत्र का स्पेसिफिक खाना लेकर अपनी डाइट को बैलेंस फॉर्म में रख सकते हैं, चाहे वो नॉर्थ के हों, साउथ के हों, ईस्ट के हों, वेस्ट के हों। ICMR ने एक डिटेल तरीके से बताया है, हम उस पर 5-10 मिनट डिस्कशन जी। तो साप्ताहिक श्रृंखला दोस्तों ये है मैम, आप तैयार कर लेंगे एक हफ्ते में? जी बिल्कुल आपका मैंने एक्सपर्टीज है इसमें। तो हम हर हफ्ते दोस्तों मिलेंगे इसकी पूरी सीरीज के साथ, तो आप बने रहिए। 17 एपिसोड लगातार आपको हम सुनाएंगे, और कुछ उम्मीद करेंगे कि कुछ न कुछ ट्रांसफॉर्म आप हों और हम भी हों, हम सब भी हों। तो की जागरूकता सभी में होनी चाहिए, ये सभी के लिए जी। बहुत शुक्रिया मैम। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बने रहिए हमारे साथ इस सुंदर सीरीज में।